अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ शेड्यूलर के कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो इससे पहले जितने भी टॉपिक थे हमने चैप्टर 2 के सारे कवर कर लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। अब प्रोसेस, पहले मैं आपको आम अल्फाज में आसान तरीके से सादा अल्फाज में बता देती हूँ शेड्यूलर क्या है। एक प्रोसेस होता है, वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में यानी एग्जीक्यूशन के दौरान वो मुख्तलिफ शेड्यूलिंग क्यूज में मूव करता रहता है। अगर आपको शेड्यूलिंग क्यूज का नहीं पता तो इससे पिछली वीडियो लाजमी से देख लीजिए, उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किए। तो जैसे वो शेड्यूलिंग क्यू में मूव करता रहता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट ये डिसाइड करता है कि एक प्रोसेस को एक क्यू से दूसरी क्यूज में मूव करवाना। ठीक हो गया। वो जॉब से रेडी में लेकर आता है एक पार्ट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वही पार्ट है वो रेडी से सीपीयू को देता है, इसी तरह वेटिंग से स्टोरेज पर लेके जाता है। मुख्तलिफ वो काम परफॉर्म कर रहा है प्रोसेस के रिलेटेड। तो ऐसा पार्ट जो ये डिसीजन लेता है कि किसी ना किसी तरह से मैं इन क्यू से प्रोसेसेस को मूव करवाऊं, तो उस पार्ट को हम शेड्यूलर कहते हैं। यानी शेड्यूलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो शेड्यूलिंग पर्पस के लिए काम करता है। अब जो ये एल्गोरिथम यूज करता है, जो कि हम चैप्टर 4 में अच्छे से जाके पढ़ेंगे, फिलहाल आपको यही पता होना चाहिए कि शेड्यूलर जो एल्गोरिथम यूज करता है उनको हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहते हैं। तो आप प्रोसेस इज प्लेस्ड इन डिफरेंट शेड्यूलिंग क्यू थ्रू इट लाइफ टाइम, यानी अपनी लाइफ टाइम के दौरान जो एक प्रोसेस है वो मुख्तलिफ शेड्यूलिंग क्यूज में मूव करता रहता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सिलेक्ट द प्रोसेसेस फ्रॉम दिस क्यू। अब इन क्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम ने इन प्रोसेसेस को किसी ना किसी तरह से सिलेक्ट करना होता है फॉर शेड्यूलिंग पर्पज के लिए। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है तो ना पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहा प्रोसेसेस को नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट है ना, जो एक उसका हिस्सा है रिलेटेड टू दिस डिसीजन, जो ये काम कर रहा है इस कॉल्ड शेड्यूलर, तो उसको शेड्यूलर कहेंगे। तो जो एल्गोरिथम यूज्ड बाय शेड्यूलर इज कॉल्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी शेड्यूलर की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यूज की बात करें तब भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और नोट्स आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे इस पे। और इसके अलावा अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स की बात करें तो आगे जितने भी कंसेप्ट है उनको समझने के लिए ये टॉपिक बड़ा ज्यादा जरूरी है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम एक एक करके इसके देख लेते हैं शेड्यूलर के डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्यूलिंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट परफॉर्म 3 काइंड ऑफ शेड्यूलिंग। 3 तरह की शेड्यूलिंग परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म आता है। एक एक करके पढ़ते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है इसको हम जॉब शेड्यूलर भी कह सकते हैं। जॉब शेड्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जॉब क्यू से लेता है और फिर ये रेडी क्यू में प्रोसेस को ले जाता है। जैसे ही प्रोसेस जॉब से रेडी क्यू में आता है तो वो प्रोसेस कहलाता है, जबकि जॉब क्यू में वो सिर्फ जॉब्स होती हैं। प्रोसेस को जॉब क्यू में जॉब कहते हैं। जॉब से जब वो मेमोरी में आ जाता है यानी रेडी क्यू में आता है तब हम उसको प्रोसेस कहते हैं। एक काम इसका ये है कि इसने जॉब से रेडी क्यू में लेकर आना प्रोसेस को। दूसरा काम इसने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को मैनेज करना होता है। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, जैसे हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और जॉब शेड्यूलर इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ जॉब और यूजर प्रोग्राम फ्रॉम जॉब क्यू टू द रेडी क्यू इन द मेन मेमोरी। यानी जॉब शेड्यूलर क्या करता है, यानी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये जॉब को सिलेक्ट करता है जॉब क्यू से और रेडी क्यू में लेकर आता है। द जॉब क्यू बिकम अ प्रोसेस आफ्टर इट हैज बीन एडेड टू रेडी क्यू इन मेमोरी। यानी जब जॉब को जब जॉब को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर रेडी क्यू में लेके आ जाता है तो उस जॉब को फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी आल्सो नोन एज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी कितने प्रोसेसेस एट अ टाइम मेमोरी में होने चाहिए, इसको मैनेज करना भी किसका काम है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है, और इसको डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर तो सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रोसेसेस मेमोरी में लोड हो जाएंगे तो इसकी वजह से सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। यानी बहुत ज्यादा प्रोसेसेस भी नहीं लोड होने चाहिए। अगर थोड़े होंगे तो फिर क्या होगा, तो इसका मतलब जो सिस्टम है वो यूटिलाइज नहीं हो सकेगा अच्छे से। अब क्या होना चाहिए, ना तो वो ज्यादा होना चाहिए और ना ही थोड़े होने चाहिए प्रोसेसेस। तो एवरेज रेट ऑफ प्रोसेसेस क्रिएशन मस्ट बी इक्वल टू द एवरेज डिपैचर रेट ऑफ प्रोसेसेस लिविंग द सिस्टम। अगर तो डिग्री मल्टी प्रोग्रामिंग को स्टेबल करना है तो उसका रूल ये है कि जितने प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं उनका और जितने प्रोसेस लीव करे सिस्टम को उनका एवरेज रेट बराबर होना चाहिए। यानी जितने लीव करते जा रहे हैं उतने ही आते जाए। द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में बी इन्वॉल्व ओनली व्हेन अ प्रोसेस लीव द सिस्टम। जब एक प्रोसेस सिस्टम को लीव करता है तब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इन्वॉल्व होता है और डिसाइड करता है कि कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए।
तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर था। इसमें अब मेन पॉइंट को मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, जो आपके एमसीक्यूज के लिए या आप जब क्वेश्चन लिखेंगे उसमें आपको अच्छे से आने चाहिए। एक तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर कहते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जॉब क्यूज से जॉब को लेता है और मेन मेमोरी में लेके आता है। जैसे ही जॉब मेन मेमोरी में आती है उनको हम प्रोसेस कहते हैं, और उसके बाद ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को मैनेज करता है, यानी जितने प्रोसेस सिस्टम को लीव कर रहे हैं उतने ही प्रोसेस क्रिएट होते जाएं। अब प्रोसेस जो मेमोरी में ना ही तो बहुत ज्यादा होने चाहिए कि सिस्टम स्लो डाउन हो जाए, और ना ही इतने कम कि सिस्टम यूटिलाइज ही ना हो सके। तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बारे में था जितना भी। इसके बाद हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को समझते हैं। अगर आपको समझ आ गई है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सबकी सब्सक्राइब करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए आपको कहा जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो करे और सबके साथ पहुंचे। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की बात करते हैं। द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज सीपीयू शेड्यूलर, यानी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर कहते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर कहते हैं। ये आपके एमसीक्यूज हैं। इट सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू एंड एलोकेट सीपीयू टू दैट प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। अब इस डायग्राम के जरिए आप जब समझेंगे तो आपको दोनों शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में डिफरेंस पता चल जाएगा। यानी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने क्या किया, जॉब क्यू से रेडी क्यू में ले आया, रेडी क्यू में प्रोसेस आ गए। अब रेडी क्यू से सीपीयू को एलोकेट करना है कि इसको एग्जीक्यूट करो, किसका काम है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। और फिर सीपीयू इनको एग्जीक्यूट करता है। और ये वाली जो डायग्राम है ये हमने प्रोसेस स्टेट में अच्छे से समझी थी कि अगर तो कोई इंटरप्ट आती है तो दोबारा से वो रेडी क्यू में चला जाता है प्रोसेस, और अगर इनपुट आउटपुट आता है तो वो इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू में जाता है, और यहाँ पर अपना काम मुकम्मल करवाने के बाद दोबारा रेडी क्यू में आ जाता है प्रोसेस। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप प्रोसेस इज टिपिकली एलोकेट द सीपीयू फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो एक प्रोसेस से सीपीयू को एलोकेट किया गया है कि सीपीयू को इसकी एग्जीक्यूशन करे, तो सीपीयू से एग्जीक्यूट करता है लेकिन बहुत ही ज्यादा थोड़े टाइम के लिए, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बहुत ज्यादा फास्ट भी होता है और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी होता है। तो इस वक्त क्या होता है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर दोबारा रेडी क्यू की तरफ मूव करता है जब टाइम ओवर हो जाता है एक प्रोसेस का। तो ये क्या करता है, जो कि कुछ ही मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर दोबारा से मूव करता है रेडी क्यू में, वहां से एक नया प्रोसेस लेता है और वो देता है सीपीयू को कि अब तुम इसे एग्जीक्यूट करो। Thus the short term scheduler makes scheduling decision much more frequently than the long term scheduler and mid term scheduler. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कब इन्वॉल्व होता है, जब कोई प्रोसेस लीव करता है सिस्टम को, लेकिन सीपीयू शॉर्ट टर्म शेड्यूलर तब इन्वॉल्व होता है जब भी सीपीयू अभी एग्जीक्यूट कर रहा था एक प्रोसेस को और उसका टाइम ओवर हो गया, तो उसी वक्त जाएगा और रेडी क्यू में से नया प्रोसेस लाकर सीपीयू को देगा। यानी शेड्यूलर को ऐसे समझ लो कि ये एक सख्त किस्म का बॉस है सीपीयू का, जो कि उसको ना आइडल नहीं रहने देता, बेकार नहीं रहने देता, उसको काम जरूर देता है कोई ना कोई, ताकि सीपीयू यूटिलाइज होता रहे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मीडियम टर्म शेड्यूलर बहुत ही ज्यादा आसान तरीन ये कंसेप्ट है जो कि मैं आपको समझा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। इनकी अगर नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मीडियम शेड्यूलर की बात करें तो ये रिमूव प्रोसेसेस टेम्परेरली फ्रॉम मेन मेमोरी एंड प्लेस देम ऑन सेकेंडरी मेमोरी सच एज डिस्क ड्राइव, यानी रेडी क्यू में जो प्रोसेसेस हैं उनको ये मूव करवा देता है या वहां से ये रिमूव करता है और उनको भेज देता है डिस्क ड्राइव पर। लेकिन क्यों, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं, वो अभी हम पढ़ लेते हैं पैराग्राफ में। इट मूव इट बैक टू मेन मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड, यानी जो मेन मेमोरी में प्रोसेसेस थे उनको टेम्परेरली इसने मूव करवा दिया डिस्क ड्राइव पर, और जब उनकी जरूरत होगी वो दोबारा मूव कर जाएंगे मेन मेमोरी में। इट इज कॉमनली नोन एज स्वैपिंग आउट एंड स्वैपिंग इन, तो इसको स्वैपिंग आउट स्वैपिंग इन कहा जाता है। द मीडियम टर्म शेड्यूलर में डिसाइड टू स्वैप आउट अ प्रोसेस विच हैज नॉट बी एक्टिव फॉर सम टाइम और इट हैज अ लो प्रायोरिटी, यानी स्वैपिंग आउट का मतलब ये हुआ कि जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो मेन मेमोरी से डिस्क ड्राइव पर मूव करवा रहा है प्रोसेसेस को, किन प्रोसेसेस को, जो कि बहुत ज्यादा अरसे से एक्टिवेट नहीं हुए और जो बहुत ज्यादा लो प्रायोरिटी रखते हैं। इट कैन स्वैप आउट अ प्रोसेस दैट इज टेकिंग अप अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी टू फ्री अप मेमोरी फॉर अदर प्रोसेस, या फिर वो प्रोसेसेस जो बहुत ज्यादा मेमोरी ले रहे हैं मेन मेमोरी में और वो इसको मूव करवा देता है ताकि जो मेमोरी है वो फ्री अप हो सके दूसरे प्रोसेसेस के लिए। अब इट स्वैप इन द प्रोसेस लेटर व्हेन मेमोरी इज अवेलेबल और व्हेन द प्रोसेस इज अनब्लॉक और इज नॉट वेटिंग फॉर अ रिसोर्स, और जब वो वाले प्रोसेस है वो अनब्लॉक हो जाते हैं और वेट नहीं कर रहे होते किसी रिसोर्स के लिए, और या फिर मेमोरी अवेलेबल हो जाती है, तब ये स्वैप इन करवाता है, यानी दोबारा से
मेन मेमोरी में उन्हें ले आता है। इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम बाय रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब ये क्या करता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करके। यानी ऐसे प्रोसेसेस जो बहुत ज्यादा ही स्पेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा मेमोरी ले रहे हैं, तो वो उनको मूव करवा देता है ताकि ज्यादा मेमोरी में प्रोसेस आ जाए, बजाय इसके कि एक ही प्रोसेस पूरी मेमोरी को लेकर बैठ जाए। या फिर ऐसे प्रोसेसेस जो कि बहुत ही ज्यादा वेट करवा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा लो प्रायोरिटी रखते हैं, ये उनको दोबारा मूव कर लेगा। पहले ये इनको स्वैप आउट करता है और जब उनकी जरूरत होती है तो उनको स्वैप इन कर देता है। ये इसका काम हो गया। तो इन सब शेड्यूलर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीपीयू शेड्यूलर है। अब इस डायग्राम के जरिए हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये एक रेडी क्यू है, ये सीपीयू है, इनपुट आउटपुट है और उसके बाद एंड। तो इस ही डायग्राम में हम 3 शेड्यूलर को समझ लेते हैं। सबसे पहले रेडी क्यू से, यानी जॉब क्यू से रेडी क्यू में कौन लेकर आता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। रेडी क्यू से सीपीयू को एलोकेट कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर। वो क्या करता है, वो रेडी क्यू से प्रोसेसेस पकड़ता है, सीपीयू को देता है। अब सीपीयू में वो प्रोसेसेस क्या कर सकते हैं, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए जा सकते हैं। ठीक हो गया, तो वो इनपुट आउटपुट क्यूज में आ जाएंगे, इनपुट आउटपुट कंप्लीट करवाएंगे, दोबारा रेडी में जाएंगे। जैसे वो सीपीयू उनको छोड़ेगा तो क्या सीपीयू बेकार बैठेगा, नहीं। तो क्या करेगा, सीपीयू शेड्यूलर दोबारा से इन्वॉक होगा, वो अगला प्रोसेस पकड़ेगा, वो सीपीयू को देगा कि अब तुम इसको एग्जीक्यूट करो। अगर वो सीपीयू का टाइम प्रोसेस का टाइम मुकम्मल हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो क्या करता है, सीपीयू शेड्यूलर दोबारा से प्रोसेस लेता है और दोबारा से सीपीयू को देता है। यानी वो देता ही रहता है काम और सीपीयू उस काम को करता रहता है। 2 हमारे शेड्यूलर यहाँ पर कंप्लीट हो गए, हमने समझ लिया डायग्राम में। तीसरा है स्वैप इन एंड स्वैप आउट। यानी सीपीयू के पास जो होगा प्रोसेस, वो स्वैप आउट हो जाएगा। किस वजह से हमने देखा था, या तो वो मेमोरी में बहुत ज्यादा जगह ले रहा है, यानी मेमोरी से स्वैप आउट हो जाएगा, बहुत ज्यादा जगह ले रहा हो, लो प्रायोरिटी हो, या फिर वो बहुत ज्यादा वेटिंग कर रहा हो। तो उसकी वजह से क्या करेंगे, स्वैप आउट करेंगे। और उसको स्वैप इन कब करेंगे, जब हमारे पास मेमोरी दोबारा से अवेलेबल होगी, जब उसका अनब्लॉक हो जाएगा और वो किसी भी रिसोर्स के लिए वेट नहीं कर रहा होगा, उसको दोबारा से स्वैप इन करवा देंगे और उसको सीपीयू दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेगा। और स्वैप इन और स्वैप आउट कौन करवाएगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर करवाएगा। तो ये 3 शेड्यूलर थे जिनको हमने 1 बाय 1 करके अच्छे से समझा। पहले सादा अल्फाज में समझा, फिर पैराग्राफ में समझा, फिर उनके की पॉइंट्स समझे। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।